सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्ट ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस होते हैं ये टू फॉर्म्स में होते हैं, या तो इसका कोई विटनेस होगा, आई विटनेस होगा, या रिटर्न फॉर्म में होगा। विटनेस जो भी होगा उसने सुना होगा, देखा होगा, स्मेल किया होगा या टच किया होगा, कुछ भी होगा, वो हल्फ लेगा, उसके बाद उसको सारे का सारा अदालत के सामने वो अपना यानी कि बात को रख देगा और बता देगा कि उसने क्या चीज़ महसूस की। उसके बाद जो हमारा रिटर्न फॉर्म में होता है, हर चीज़ जो भी रिटर्न फॉर्म में मिलेगी, चाहे वो हैंड रिटन है या फिर वो कंप्यूटराइज फॉर्म में या मैकेनिकल किसी भी चीज़ की फॉर्म में है, वो अदालत के अंदर काबिल कबूल होगी और वो बड़ी अहमियत के हामिल है। अगर कोई यानी कि मेडिकल केस है तो उसके अंदर जो भी हॉस्पिटल की कोई भी ट्रीटमेंट चार्ट वगैरह है, जिस टाइप का मर्ज़ी है, वो बड़ा ज़रूरी है। अगर यानी कि इस मेडिकल केस के अंदर ही हमें किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी राय लेते हैं ताकि हमें पता चले, उसके ओपिनियन ले सकें, पता चले कि हाँ भाई क्या मसला था या उसके मुताबिक क्या मसाइल पेश आए होंगे। रिटन फॉर्म में जो भी हमें नोट्स मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो प्राइमरी होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं वो कॉपी फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कोर्ट एविडेंस, वो हमारे पास तीन होते हैं: डायरेक्ट, सर्कमस्टांशियल एंड द ओपिनियन एविडेंस। जो डायरेक्ट होते हैं ये यानी कि ये समझो कोई आई विटनेस होता है, जिस तरह कि वो एक डायरेक्ट एविडेंस होता है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और कोई बंदा उधर ही खड़ा देख रहा था, उसने देखा और अदालत में जाके पुलिस वालों को उसने बताया कि मैंने देखा है कि ये गाड़ी थी, इसका ये नंबर था, ये आदमी इसमें बैठा था, इसने इस बंदे को हिट किया था और इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। ये हमारे पास क्या आता है? डायरेक्ट एविडेंस। फिर हमारे पास क्या आता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कोई भी यानी कि एक डेड बॉडी पुलिस को मिली है और उसके पास से उसको वो एक रोड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी पुलिस को मिली, तो उसके पास यानी कि उसे शीशे मिले हैं, गाड़ी के टायर्स के निशान मिले हैं, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया है कि यानी कि एक रोड एक्सीडेंट है, कोई ब्रेकर टूटा हुआ था, जिससे उनको पता चला। फिर हमारे पास आता है ओपिनियन एविडेंस। ओपिनियन एविडेंस में ये होता है कि किसी यानी कि हम जो डेड बॉडी होती है उसको हम फोरेंसिक में भेज देते हैं, फोरेंसिक लैब्स में भेज देते हैं। वहाँ पे यानी कि हम एक्सपर्ट्स की राय लेते होते हैं। यानी कि किसी इंसान के एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बोन्स फ्रैक्चर होंगे, या अगर किसी पे कोई तशद्दुद हुआ है तो उसके ऊपर यानी कि ब्रूजेस होंगे, या अगर किसी को यानी कि बांध के रखा हुआ तो उसके हाथों पे टांगों पे बांधने के निशान होंगे। उससे वो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किस टाइप का केस है या क्या मिसाइल इसको साथ हुए हैं, या इसके साथ यानी कि डेड बॉडी के साथ क्या क्या किया गया है। इसके बाद हमारे पास आता है पर्पस ऑफ कोर्ट एविडेंस। इसके अंदर जो भी यानी कि विटनेस होता है वो हर चीज़ फुली एक्सप्लेन करेगा, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखेगा, क्योंकि ये फैसले के लिए या जज को जजमेंट देने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जो कुछ बताएगा सच सच बताएगा, और इसके नतीजे में जो उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उसको उसके भी जवाब देने होंगे। स्टेजेस क्या आती हैं? स्टेजेस ऑफ कोर्ट एविडेंस हमारे पास क्या आती हैं? स्टेजेस हमारे पास आती हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा हमारे पास आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरा हमारे पास आता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? कोई भी हमारे पास जो विटनेस है वो आएगा और जो उसने ऑब्ज़र्व किया है वो उसको एक्सप्लेन करके चला जाएगा, उसके बारे में हर चीज़ बता के चला जाएगा, जो जो उसके बारे में उसको इल्म होगा। मगर जो ब्लास्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं या कोई भी इनके मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, तो सिर्फ उनको अलाउ होता है कि वो इनके नोट्स का रेफरेंस दें, या वो उनके सामने पेश किए जा सकते हैं कि अगर आपने ये बात की तो ये कैसे है। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट का सबसे मुश्किल और सबसे यानी कि मेन जो अदालत के अंदर होता है एग्जामिनेशन, वो कॉस्ट एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन चीफ को विटनेस को पेश कौन करता है? जिस पार्टी का केस होता है। यानी कि अगर मैं विटनेस को पेश कर रहा हूँ तो मैं उसको यानी कि एग्जामिनेशन चीफ के तौर पर पहले मैं पेश करूँगा। कॉस्ट एग्जामिनेशन वाला कौन होगा? जो डिफेंड कर रही है पार्टी। वो क्या करेगी? जो जो सवाल होगी वो उससे लीडिंग क्वेश्चंस कर सकती है। लीडिंग क्वेश्चन होते किस तरह के? फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो वो बंदा उससे पूछेगा, यानी कि जो अपोजिट का वकील होगा, डिफेंडर होगा, वो पूछेगा कि हाँ भाई क्या आप इसी आदमी को देखा था, गाड़ी में यही था या नहीं था? गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है उस गाड़ी का नंबर ये वाला, यानी कि फॉर एग्जांपल 2299 जो भी था वो उसे बताएगा, उसे कहेगा यही था कि नहीं था। ये उसकी एक तरह से लीडिंग क्वेश्चन, उसको लीड भी कर रहा है और उससे सिर्फ आंसर ले रहा है हाँ या ना के फॉर्म में।
इसके अलावा हमारे पास आता है री एग्ज़ामिनेशन। री एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी मसाइल है या कोई भी एक पॉइंट रह गया है जिसको समझ नहीं आई अदालत में, या कोई भी एग्ज़ामिनेशन चीफ के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो गया, तो दोबारा से उस बंदे को बुलाया जाएगा, उस बारे में उससे पूछा जाएगा। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम। सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ, दूसरा होता है हमारे पास कॉस्ट और तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया, री एग्जामिनेशन। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है जी मेडिकल प्रैक्टिशनर टेस्टिमनी। मेडिकल प्रैक्टिशनर टेस्टिमनी है, इसके 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यानी कि इंजरीज़ की बात करते हैं कि कितनी इंजरीज़ हुई हैं, किस यानी कि शेप की थी, किस साइज़ की थी, या अगर कोई इंटॉक्सिकेशन हुई है तो किस वजह से हुई है, कैसे हुई है, या कोई डिज़ीज़ थी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे पास सेकंड पार्ट होगा इसका, उसके अंदर हम वेपन की बात करेंगे कि वेपन किस टाइप का था, ब्लंट था या शार्प था, इंजरी यानी कि हुई है तो सिंपल है या सीरियस है, डेंजरस है, या उसके ऊपर जो एज फैक्टर्स वगैरह, कोई इंटॉक्सिफिकेशन या कोई डिजीज़ है उसके एज फैक्टर्स वगैरह को हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी यानी कि कोर्ट एविडेंस पेश कर दिए जाते हैं, अगर वो अदालत में एक्सेप्टेबल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। अब डेपोजिशन की 2 टाइप्स हैं आगे फिर। एक होता है हमारे पास डेपोजिशन, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, डाइंग डेपोजिशन। डेपोजिशन के अंदर जो विटनेस होगा वो हेल्प लेगा, उसके बाद वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देगा जज के सामने, सिंपल सा, उसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। बट जो डाइंग डेपोजिशन होता है, इसके अंदर जो विटनेस होता है वो अदालत में पेश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो अदालत है वो उसके विटनेस के पास जाती है, मे बी इन हॉस्पिटल जाए या उसके घर जाए, तो वहाँ पे जाके यानी कि वो उससे अपना उसका बयान रिकॉर्ड करवाती है। डाइंग डेपोजिशन के लिए सेम ऐसे ही है जैसे डेपोजिशन होती है, उसके लिए हल्फ उठाना ज़रूरी है, ऑथ लेना कंपलसरी है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्टेंस और आती है जिसको हम क्या कहते होते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। इसके अंदर ये होता है कि कोई आदमी मरने की हालत में है तो फ़ोन से उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है कि उसको यानी कि नुकसान किसने पहुंचाया है, कैसे पहुंचाया है, क्या किस वजह से उसको नुकसान हुआ है, या अगर उसकी डेथ हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसके बारे में उससे सवालात किए जाते हैं। उसके लिए ऑथ कंपलसरी नहीं है, यानी कि उस बंदे सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पूछा जाएगा, जो उसे सवाल किए जाएंगे वो जो जवाब दे पाएगा उसको लिखा जाएगा। इसके लिए यानी कि कोई हेल्प वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कोई जज वगैरह उसके पास जाए, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोई मेडिकल कोर्ट का बंदा उसके पास जाए। यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, या फिर कोई भी यानी कि ऐसा बंदा हो जिस पे एतबार किया जा सके। एक हमारे पास आता है हियर से एविडेंस। इसका मतलब ये होता है कि किसी आदमी ने कोई बात सुनी है और फिर उसको अदालत में पेश कर रहा है, वो अदालत में एक्सेप्टेबल नहीं होती, मगर सिर्फ और सिर्फ इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन में एक्सेप्टेबल होती है। इसके अलावा बुक में हमारे पास इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है डाइंग डेपोजिशन का और डाइंग डिक्लेरेशन का, जिसके अंदर साफ वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ ऑथ डाइंग डिक्लेरेशन में इज़ नॉट नेसेसरी, मगर डाइंग डेपोजिशन में रिक्वायर होती है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं जिसने यानी कि बताया मैंने अभी कि यहाँ पे इसके लिए पूछा जाता है केस ऑफ क्रिमिनल होमोसाइड है, सर्कमस्टांशियल है, सब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन है। रिकॉर्डिंग जो होती है इसके डाइंग डेपोजिशन में वो किस तरीके से होती है कि बंदा जो है वो बीमार है, अगर कोई बंदा यानी कि मरने की हालत में था, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है मगर बाद में वो ठीक हो गया है, तो उसकी ये रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, यानी कि वो डाइंग डिक्लेरेशन उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी, उसको दोबारा बयान देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा, सेम इसी प्रोसीजर्स के तहत उसको बयान दोबारा रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है लीगल प्रोसीजर। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं और सिविल केस होते हैं।
तो दोनों के तरीके अलग-अलग हैं। लीगल प्रोसीजर में होता क्या है कि यानी कि किस केस को किस तरीके से चलाया जाता है, उसके ट्रायल्स कैसे होते हैं, उसको सेशन जज में कैसे पेश किया जाता है, ये सारी बातें होती हैं। दोनों अदालतों के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट में और सिविल केस कोर्ट के अंदर, ये दोनों यानी कि प्रोसीजर मुख्तलिफ होते हैं। बोथ पार्टीज़ सिविल केस के अंदर दोनों पार्टीज़ आती हैं, वो अपने अपने मसाइल को बताती हैं और फिर अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला सुनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मियाँ बीवी का झगड़ा था, वो अपने यानी अदालत के अंदर चले गए और बीवी ने शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंस है, वो इज़्दवाजियत कायम नहीं रख सकता, ये नहीं कर सकता। तो इस केस के मुताबिक अगर शौहर ये प्रूव कर देता है कि वो पोटेंस है, मगर जो उसकी बीवी है वो वेगनिज़म है, तो जो सारी की सारी अदालत का जो फ़ैसला होगा वो शौहर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये किस में होता है? सिविल कोर्ट में। अगर बीवी प्रूफ कर देती है कि उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंस है, तो अदालत बीवी के हक़ में फ़ैसला सुनाएगी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा आता है वो हमारे पास कौन सा आ गया जी? क्रिमिनल कोर्ट, जिसके अंदर हमारे पास एक डिफेंडर होता है और एक प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूटर का काम ये होता है, वो हुकूमत की तरफ से, तो उसका काम ये होता है कि जुर्म को साबित करना, और उसके मुताबिक वो अपना यानी कि गवाह को पेश करेगा। फिर हमारे पास यानी कि क्रिमिनल यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के 2 एलिमेंट्स आते हैं। एक हमारे पास आती है प्रिजम्पशन, और दूसरी क्या आती है हमारे पास? एक्सेप्शन। प्रिजम्पशन के मुताबिक ये है कि हर इंसान अपने किए का ज़िम्मेदार है, उसने जो क्राइम अगर किया भी है तो उसका ज़िम्मेदार है, मगर जब तक उसके ऊपर वो जुर्म साबित नहीं है तब तक वो एक इनोसेंट है। अगर अदालत किसी भी नौयत के ऊपर कोई भी यानी कि उसको डाउट रहता है, तब तक वो फ़ैसला नहीं देगी कि ये आदमी मुजरिम है। एक्सेप्शन में हमारे पास ये आता है, कोई बच्चा 10 साल से कम है, बिलो 10 ईयर्स, या इंटॉक्सिकेटेड है कोई पर्सन, या फिर कोई एडल्ट इनसेन है, मतलब पागल है, तो उसको सज़ा नहीं दी जाती। ये रूल किसने पेश किया था? मैकनॉटन रूल्स कहते हैं इसको। 1843 के अंदर यूनाइटेड किंगडम पेश किया गया था। इसके मुताबिक ये था कि यानी कि जिस बच्चे की उम्र 10 साल से कम होगी, या कोई आदमी यानी कि इंटॉक्सिकेटेड होगा, किसी ने ड्रग्स वगैरह दी होंगी उसको, या कोई पागल होगा, तो उसके ऊपर कोई क्राइम करता भी है तो वो यानी कि बेज़िम्मा है, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर एक और रूल आया था, उसको हम क्या कहते होते हैं? दहम रूल, जिसके मुताबिक ये था यानी कि लोगों का एक बन चुका था कि हाँ भाई लोग क्राइम करते थे, फिर उसके बाद वो प्रूफ करते थे कि भाई वो तो दिमागी सल्तनत उनका ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको सज़ा ना दी जाए। दहम रूल्स आया था तो उसने ये प्रूफ किया था कि कोई भी इंसान है तो उसकी यानी कि पागलपन को देखते हुए और उसके क्राइम को देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आदमी वो सारा दिन कहता है कि हाँ भाई मैं तो पागल हूँ, मगर बाद में पता चलता है वो रात को चोरियाँ करता है लोगों की, यानी कि उनको घरों के बारे में सारा कुछ उसे पता है, तो यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर जब वो पकड़ा जाता है तो फिर वो शो करता है कि नहीं मैं तो पागल था, मुझे पता नहीं चला, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर फॉर एग्जांपल इसी तरह कोई एक आदमी पागल है, वो किसी को इनके पत्थर मारता है, अगले को इंजरी हो जाती है, ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है, तो अदालत में केस ज़्यादा है तो अदालत उसको सज़ा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो पागल है, उसकी यानी कि क्राइम को देखते हुए देखा जाएगा, यानी कि जो बंदा पागल है उसका क्राइम भी उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो ये हमारे पास किसने पेश किया था? दहम रूल ने। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है हमारे पास, वो है जी क्रिमिनल जस्टिस। इसके अंदर हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिशनर का इनके 2 एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, और दूसरा हमारे पास आता है लीगल डेफिनेशन। सब्सटेंटिव डेफिनेशन में हमारे पास आता क्या है? हर टाइप का क्राइम, कि क्राइम था क्या, किस नौइयत का था, और लीगल डेफिनेशन में हमारे पास क्या आता है, यानी कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो किस तरह का था, यानी कि उसको किस तरह डील किया जाएगा, ये सारा हमारे पास लीगल डेफिनेशंस में आता है। जब हमारे पास क्राइम की बात है तो हमारे पास फिर एक दो यानी कि लफ्ज़ आते हैं,
नसीबो वन में लिखे हुए मेंस रे और एक्टस रियस। इसके मुताबिक ये है कि कोई भी इंसान गलत सोचता है किसी के मुतालिक, नुकसान पहुंचाने सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंस रे लैटिन में। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए यानी कि लीवल एक्शन परफॉर्म करता है, ईवल एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टस रियस। जब तक कोई इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता मगर उसके बारे में सोचता है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलती जब तक वो किसी को कोई नुकसान पहुंचा ना दे। तो अब हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ये हमने हो गया जी लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस, शरीयत ऑर्डिनेंस, कोर्ट ऑफ लॉ, ये सारा हो चुका है। कोर्ट ऑफ एविडेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन। यहाँ पर इसमें था डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। मेडिकल पिटिशन की अगर हम बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2 डैंग डिक्लेरेशन, डैंग डेपोजिशन। लीगल प्रोसीजर में आए तो फिर हमारे पास ये आ गया जी, हमारे पास सिविल कोर्ट डील्स और क्रिमिनल कोर्ट। इसके हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है, प्रिजम्पशन आ गया है और सारा दूर और नॉट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।